आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हाल ही में जो प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत है। साथ ही इनका अच्छे से एनालिसिस भी हम करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये भी आइडिया आपको लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न और आगे भविष्य में आरपीएससी अथवा अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लोक वाद्य यंत्र जिसका नाम है चौतारा किस लोक देवता के गायन में प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपने पढ़ भी लिया आंसर, रामदेव जी के गायन में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? चौतारा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि चौतारा जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग, चौतारा वाद्य यंत्र की बात कर रहे थे तो नाम से पता चल जाना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें 4 तार होते हैं, इसलिए इसका नाम चौतारा पड़ा। और राजस्थान का प्रसिद्ध तत्वाद्य यंत्र है। देखिए, तत्वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? जिसमें तार लगे हो। कामड़ या अन्य लोक गायक अर्थात रामदेव जी के भजनों में इसको बजाया जाता है। ये लकड़ी से बना होता है जिसके 2 अलग अलग पेट होते हैं, अर्थात 2 भागों में इसको काटा जाता है। इसमें जो 4 तार होते हैं वो स्टील से बने होते हैं। 2 तार जो होते हैं वो खूंटियों में बंधे होते हैं तथा 2 जो अन्य तार होते हैं वो एक एक तरफ लगे होते हैं। कामड़ समुदाय द्वारा 13 ताली नृत्य और रामदेव जी के भजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? चौतारा वाद्य यंत्र। आगे हम देख लेते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कुलरायड़ा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? मैग्नीज। गुरुजी, मैग्नीज के लिए तो आज तक हमने बांसवाड़ा का लीलवाणी, तलवाड़ा, सागवा पढ़ा। बिल्कुल, एग्जामिनर को पता है कि इतना आपने रटा हुआ है, वो आपसे आगे चलेगा, इसलिए उसने पूछ लिया कुलरायड़ा। तब मैं आपको बता देता हूँ, लीलवाड़ा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, कुलरायड़ा बांसवाड़ा में, सागवा बांसवाड़ा में, कलाबूता बांसवाड़ा में, ये सब के सब मैग्नीज के खनन क्षेत्र है। तो क्या गुरुजी बांसवाड़ा में निकलता है क्या मैग्नीज? नहीं, सुन लो। बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर का देवारी क्षेत्र और राजसमंद का स्वरूपपुरा, नंगाड़िया और नाथ द्वारा, वापस सुनो, राजसमंद का नाथ द्वारा, स्वरूपपुरा, नंगाड़िया क्षेत्र और उदयपुर का देवारी भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इतना बता दो गुरुजी, मैग्नीज का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ध्यान से सुन लो, मैग्नीज का जो प्रयोग है वो स्टील और मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? मैग्नीज का प्रयोग। तीसरा क्वेश्चन देख लो, सुकड़ी, बांडी और जवाई किसकी सहायक नदियां है? ऐसे कैसे प्रश्न पूछा था। सुकड़ी, बांडी और जवाई किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। अब लूनी नदी के बारे में सारा एनालिसिस हम करेंगे कि लूनी नदी कहां से निकल रही है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण तक जाती है। मौसमी नदी है, बारिश के समय बहती है। इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, आधी खारी, आधी लूनी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं गुरुजी इसको आधी खारी, आधी लूनी? तो देखिए, बारिश का जो पानी होता है वो मीठा होता है, तो बारिश के समय ये बहती है। लेकिन जैसे ही ये बालोतरा और बाड़मेर, जालौर के क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां की जो मिट्टी है वो लवणीय मिट्टी है। अब आप कहोगे लवणीय मिट्टी क्यों है? बिल्कुल, पढ़ने का तरीका तो यही है। लवणीय मिट्टी क्यों है? तो लवणीय मिट्टी होने का कारण है क्योंकि पीछे ही कच्छ का रण, खम्मात की खाड़ी, आपने सुना होगा, अरब सागर। तो गर्मियों के समय में समुद्र सूखता है, किनारे सूखते हैं, क्योंकि किनारे एक सेंटीमीटर नीचे नीचे जैसे सूखते हैं। और समुद्र के किनारे, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो किनारे सूखेंगे और गर्मी के समय जो हवा चलती है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो हवा जो होती है वो समुद्र के जो कण है, अर्थात ये जो नमक के जो कण है, उनको लेकर के आती है और ये मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए प्रश्न पूछ ले कि लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बाड़मेर, जालौर में। और उधर जैसे ये नदी जाएगी, मिट्टी लवणीय है तो इसका पानी कैसा हो जाएगा? खारा। इसलिए लूनी नदी जो है इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो तीनों नदियों के बारे में और देख लेते हैं। लूनी की सहायक नदी है सुकड़ी नदी, तो एक बांडी नदी और जवाई नदी। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले बात करते हैं जवाई नदी की।
इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी है? जवाई। क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान की गंगा। कहाँ से निकलती है गुरुजी जवाई? जवाई नदी पर जवाई बांध है, तुम्हें पता होगा, उम्मेद सिंह ने बनवाया था। पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है। जालौर और बाड़मेर में बहती है कौन सी नदी? जवाई नदी। इसके अलावा पाली में सुमेरपुर बांध भी जवाई नदी पर बना हुआ है। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। एक नदी हमने देखी थी सूकड़ी नदी, तो सूकड़ी नदी के बारे में भी 2 लाइन बता देता हूँ। पाली के देसुरी से निकलती है और बाड़मेर में या लूनी में मिल जाती है। एक लाइन और सुन लो कि जालौर जो शहर है वो सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। सूकड़ी नदी पर भी कोई बांध है क्या गुरुजी, बता दो। बिल्कुल, सूकड़ी नदी पर बांध है जिसका नाम है बांकली बांध। देखो, सूकड़ी और बांकली जो लंबा और सूखा होता है, कोई भी व्यक्ति मान लो तो वो बांका यानी टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसे ही याद करना है। सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध है? बांकली बांध। जवाई नदी पर जवाई बांध है सुमेरपुर पाली के अंदर। और तीसरी हमारी जो नदी थी वो बांडी नदी है, और इस बांडी नदी को पाली की जीवन रेखा कहा जाता है। तीनों के बारे में मैंने जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना, जो आरपीएससी की बुक में लिखा हुआ है, आरबीएससी की बुक में और एनसीईआरटी की बुक में, कि बांडी नदी जो है उसे पाली की जीवन रेखा कहा जाता है। और पाली की जीवन रेखा क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि पाली का जो रंगाई छपाई उद्योग है वो पूरा का पूरा इस बांडी नदी पर आश्रित है। इस नदी पर भी कोई बांध है क्या? बिल्कुल, बांडी नदी पर सरदार समंद बांध है और दूसरा हेमावास बांध है। 2 बांध है बांडी नदी पर, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो चोली मध्यम सिंचाई परियोजना, अब ये तो कई बार प्रश्न पूछ लिया है, इसको वापस रिपीट हुआ है। चोली सिंचाई परियोजना, मध्यम का मतलब बड़ी नहीं है, मीडियम है, मीडियम सिंचाई परियोजना है। क्यों? क्योंकि ये जो चोली मध्यम सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़, और झालावाड़ भी ऑप्शन में नहीं है, तो अच्छे से सुन लो, केवल मनोर थाना को ये लाभ पहुंचाती है। सिंचाई परियोजना से नाम आपको समझ में आ गया कि सिंचाई के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने के लिए इस चोली मध्यम सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। एक खास बात आपको याद रखनी है कि ये जो परियोजना है वो AIBP के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? AIBP के अंतर्गत आती है, और मुख्य रूप से जनजातीय उपयोजना और कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। सूखे क्षेत्र से निपटने के लिए जो है चोली मध्यम सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लो। निमोनिया जो रोग है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी जानते हो, छोटे बच्चों को नहीं हो जाता है निमोनिया। तो निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। निमोनिया एक गंभीर संक्रमण है, आप जानते हो, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होता है। फेफड़ों में क्या होता है? निमोनिया हो जाने पर फेफड़ों में सूजन आ जाती है, अंदर मवाद या तरल पदार्थ भर जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन का फेफड़ों में रक्त प्रवाह कठिन हो जाता है, और जब ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ आती है, खांसी और बुखार जैसे लक्षण भी हो जाते हैं। तो ये है निमोनिया, और काफी घातक बीमारी है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, मवाद भर जाती है। तो निमोनिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टारगेट गुरु भाई एजुकेशन डोज, वहां पर और यूट्यूब पर भी पोस्ट में आप जाकर के इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो। यानी क्यूज है, 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पर डे देखने चाहिए, और आपका स्तर बहुत अच्छा सा बन जाएगा। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो